बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम कह सकते हैं कि कह नहीं सकते बल्कि है ना, तीसरा दिन शुरू हो चुका है हफ्ते का। आई होप आपका हफ्ता अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा होगा। मेरा ठीक ठाक जा रहा है। आपका ठीक ठाक जा रहा है? कोई मसला तो नहीं है? नहीं, कोई मसला मसाइल एनीथिंग? नहीं, मैं हल कर लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये बड़ा ज़रूरी भी है। और जब मसले हल हो जाए ना और बहुत ज़्यादा आपका जोर ना लग रहा हो तो उस पर भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। तो पहली जो स्टोरी है ना, उसने मुझे मजबूर किया कि मैं इस चीज़ के बारे में सोचूं कि हम मुख्तलिफ चीज़ों को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम सनलाइट को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अगर सूरज गुरूब हमें रोज़ाना नज़र ना आ रहा हो तो उसको कितना ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कितनी सारी चीज़ें हैं जिनको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिकी रियासत है अलास्का, जहाँ पर पोलर नाइट का आगाज़ हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पर अब एक या दो दिन या एक या दो हफ्ते नहीं, 64 दिन तक सूरज गुरूब रहेगा मुकम्मल तौर पर। ये सूरज की रोशनी नहीं देख सकेंगे। दिन नहीं होगा, बस इस तरह की इसको दिन ही समझे, ये दिन समझे उनके। अच्छा जी, अलास्का की सबसे जो शिमाली बस्ती है वहां पर इस साल का आखिरी सूरज गुरूब हो चुका है और आर्किटेक्ट सर्कल में कुतबी रात के आगाज के बायस ये शहर अब 22 जनवरी 2026 तक सूरज को दोबारा नहीं देख पाएगा। तो मैं सोच रही थी कि ये लोगों में फिर मायूसी और डिप्रेशन के भी मसाइल हो सकते हैं जब आप इतने अरसे तक सूरज को ही ना देखें। अच्छा, वहाँ के लोग जो है ना वो यूज टू भी हो जाते हैं, वो क्लाइमेटाइज अपने आप को उस तरह के माहौल के मुताबिक कर देते हैं। जैसे गर्मी में रहने वाले, उनके खाने भी वैसे हो जाते हैं, उनके कपड़े भी वैसे हो जाते हैं, उनका माइंड जो है ना, हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि वो भी वैसा हो जाता है। इसी तरह से हम यहाँ पर भी अलास्का के लोगों के बारे में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन उसी बात की तरफ मैं आऊँगी कि हम सूरज की रोशनी को, सूरज को, चांद को, ऑक्सीजन को, हवा को, साफ सुथरे माहौल को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये उन लोगों से पूछना चाहिए जिनको ये बहुत लंबे लंबे अरसे तक नहीं होती है, लेकिन खूबसूरत मनाजिर हैं। अगर आपको मौका मिले जिंदगी में तो जरूर घूमो। हमारे लिए खूबसूरत है कि वहाँ के रहने वालों के लिए ज़ाहिर है सूरज भी जरूरी है। आपको वहाँ के नुमाइंदे मौजूद नहीं है तो आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। आगे बढ़ जाते हैं, एक और अहम खबर आपको देते हैं। और ये खबर पढ़ने के बाद मुझे मेरी दादी की एक बात याद आ गई कि बेटा ये काम मत करो, हंसी में खुशी हो जाएगी। वो मुझे आज तक समझ नहीं आई थी, लेकिन अब हंसी में खुशी हो जाएगी। वो कहती थी बस हंसी में खुशी हो जाएगी बेटा, ना करो। वो थोड़ा सा इस तरह से बोलती थी। भारत में हुई एक शादी और वहाँ पर जब शादी की तकरीब में दुल्हन की एंट्री हो रही थी तो उस दौरान जो वहाँ पर सजावट के लिए गुब्बारे थे ना, वो अचानक धमाके से फट गए, जिसकी वजह से दुल्हा और दुल्हन जो है ना वो दोनों बेचारे जख्मी हो गए। ये दिखा भी देते हैं हम, ये बड़े खतरनाक किस्म की ये चीज़ होती है। शादी की तकरीबात में ना अक्सर हम देख रहे होते हैं, कभी वो फायरवर्क्स या उस तरफ धमाके होते हुए हमें नजर आ रहे होते हैं। ये शादी हॉल में कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो आपके लिए नुकसानदेह होती है, इसलिए कहते हैं कि सेफ रहना चाहिए। दूल्हा दुल्हन जख्मी भी हो गए जनाब इस हादसे में। मैंने बता दिया था, काफी नहीं था। आपने बता दिया था? चले, मैंने कहा मैं दोबारा बता दूं अगर आपने नहीं बताया। बहरहाल जी, चीखते और भागते रहे लोग जो इर्द गिर्द थे, दूल्हा दुल्हन को छोड़ के खुद ही भागने लग गए। बहरहाल उनको बच गए सारे। देखिए, हर किसी की कोशिश होती है, बहुत बड़ा दिन होता है किसी भी इंसान की जिंदगी का कि शादी जो है ना वो मेमोरेबल होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की मेमोरेबल कोई भी सेफ्टी मेजर्स लिए जाने चाहिए। सेफ्टी मेजर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो है कि रिवायतों को बरकरार रखा है। रिवायतें बरकरार कैसे रखी जाती हैं ये आपको बता देते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने थैंक्स गिविंग त्यौहार के मौके पर एक ज़बरदस्त किस्म की रिवायत जो है ना उसको जिंदा किया, जो कि शुरू तो हुई थी एक मजाक के तौर पर, लेकिन अब बाकायदा एक कल्चर का हिस्सा बन चुकी है अमेरिका के अंदर, जहाँ पर व्हाइट हाउस में टर्की पार्डन की ये तकरीब होती है, जिसमें हर थैंक्स गिविंग से पहले जो भी प्रेसिडेंट हो यूएस का वो टर्की को पार्डन देता है, यानी कि उसको वो आज़ाद कर देता है कि भाई तुम्हें काट के पकाया नहीं जाएगा। अच्छा, वो सदर ट्रंप उनके साथ बात भी करे और उनको कह रहे हैं कि जी ठीक है मैं आपको माफ़ी दे रहा हूँ। इसके साथ ही फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप वो भी वहाँ पर मौजूद थी। और ये जो दिलचस्प रस्म है, इसमें अमेरिकी सदर सालाना 2 टर्कियों को माफ़ करते हैं। और ये रिवायत जिस तरह आयशा ने बताया कि थैंक्स गिविंग के त्यौहार के मौके पर मनाई जाती है। और ये जो तकरीब है एक हल्के फुल्के मज़ाहिया अंदाज में या फिर फैमिली फ्रेंडली मौके पर के तौर पर देखी जाती है। इसमें कोई सीरियस चीज़ नहीं है, लेकिन ये हाँ एक रिवायत चली आ रही है तो उसको कंटिन्यू किया जाता है। ये रिवायत काफ़ी सदियों पुरानी, हम कह सकते हैं। अब्राहम लिंकन जो थे यूएस प्रेसिडेंट, उनके बेटे ने ख्वाहिश का इजहार किया था कि थैंक्स गिविंग आ गई है तो फिर ये उसके लिए बड़ी प्यारी हो गई थी। वहाँ से शुरू हुई है, वहाँ से ये मजाक में शुरू हुई थी। उन्होंने अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी की एंड देन उसके बाद आने वाले जितने और भी लोगों की
उन्होंने कहा कि इस रिवायत को ख्वाहिशात बड़ी लोगों की होती हैं, कोई क्रिकेट फैंस होते हैं लोगों के, वो उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके साथ तस्वीर बनाए, सेल्फी बना ले, लेकिन हर किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं होती। फास्ट बॉलर हमारे स्टार नसीम शाह, उनकी एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो एक मद्दाह को सेल्फी की दरख्वास्त करने पर मासूमाना अंदाज में वो जवाब दे रहे हैं। और वीडियो में आप देख सकते हैं नसीम शाह स्टेडियम में मद्दाहों के साथ बातचीत करें और एक मद्दाह जो खातून थी उन्होंने कहा कि जी सेल्फी लेनी है। नसीम शाह ने कहा कि घर से डांट पड़ेगी, मैं मजाक नहीं कर रहा, अब्बू बहुत डांट। फिर सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। यार घर से डांट पड़ेगी मेरे अब्बू बहुत डांटते हैं, सच बता। आए हम ये कह सकते हैं साउथ एशियंस का डिलेमा है ये, जितने भी बड़े हो जाए, आप नेशनल स्टार बन जाए, आप दुनिया में जाकर पाकिस्तान को या अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दें, लेकिन फिर भी अम्मी अब्बू से बड़ा डर लगता है। भैया अम्मी से या घर वालों से डांट पड़ना जो है ना वो शुरू हो जाएगी। वो हमें नसीम शाह के अंदर नजर आया और अल्लाह करे उनकी मासूमियत इसी तरह से बरकरार रहे। फेम जो है ना समटाइम्स मासूमियत छीन भी लेता है। अच्छा जी, फेम की क्योंकि बात हो रही है तो सबसे बड़ा इवेंट जो जिसके अंदर एक इंसान अगर परफॉर्म कर ले, एक खिलाड़ी परफॉर्म कर ले, वो दुनिया भर के लिए या हमेशा के लिए फेमस हो जाता है, वो होता है आईसीसी का कोई भी इवेंट। तो T20 वर्ल्ड कप जो है ना वो शेड्यूल हो चुका है, उसका ऐलान भी कर दिया गया है। सबसे बड़ा टाकरा कब होने जा रहा है वैसे? पाक भाग भारत मैच होगा 15 फरवरी को और T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। इवेंट के लिए भारत श्रीलंका मुश्तरका मेजबान हैं। अब कुछ मैचेस इंडिया में होंगे और जो पाकिस्तान के मैचेस हैं वो सारे श्रीलंका में शेड्यूल हैं, जो डिसाइडेड चीज़ें उसके मुताबिक। अब वेन्यूज चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, कोलंबो, कैंडी में होंगे और T20 वर्ल्ड कप की 20 टीमों को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। वैसे तो इंडिया की तरफ से हमेशा से एक रिवायत कुछ अरसे से चली आ रही है कि भाई हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। ये आपकी मेजबानी में हो रहा है, उसके बावजूद भी आपने पाकिस्तान इंडिया को एक ही ग्रुप में डाला है, इसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो जीत चुके हैं, एंड इट डजंट मैटर इंडिया चाहता है या नहीं चाहता, इंडिया को खेलना पड़ेगा। और पाकिस्तान ने तो कभी नखरे इस मामले में एटलीस्ट दिखाई ही नहीं है और वो कभी सियासत को। मेरा पॉइंट ये है कि फिर बार बार आप एक ही ग्रुप में क्यों डाल देते हैं? क्योंकि आप चाह रहे हैं कि मैक्सिमम मैचेस पाकिस्तान इंडिया के हों, आप ग्रुप में भी खेलते हैं। ब्रॉडकास्टर्स की ख्वाहिश होती है ना, तो ब्रॉडकास्टर्स जीत चुके हैं। एक और मामला जिसके अंदर हमें इंसानियत जीतती हुई नजर आई वो आपके साथ शेयर करते हैं और वो है पान का इस्लामाबाद का मामला। इस्लामाबाद से आपने देखा होगा गुज़श्ता 1 से 2 दिन से ये खबर चल रही है कि एक लड़की जो है, एक बच्ची 17 साल पहले लापता हो गई थी और अब 17 साल के बाद इस्लामाबाद से लापता होने वाली बच्ची कल कराची के ईदी सेंटर से मिल चुकी है। 27 साल इसकी उम्र है, नाम इसका किरण है और इसको अब खानदान के हवाले भी कर दिया अब लड़की जो है उसकी तलाश वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी की कोशिशों से हुई है। किरण का ताल्लुक कसूर से बताया गया है और 17 साल कबर वो इस्लामाबाद से लापता हुई थी, यानी कसूर से ताल्लुक है, इस्लामाबाद से लापता हुई और फिर जाकर वो कराची से मिली है। रास्ता भटक गई थी, उसे किसी शहरी ने ईदी सेंटर छोड़ दिया था जहां वो कई साल मुकीम रही। पहले बताया गया कि वो इस्लामाबाद के ईदी सेंटर में रही, फिर उसको कराची में शिफ्ट कर दिया गया। जो उसके पेरेंट्स से ज़ाहिर है उन्होंने बड़ी तलाश की लेकिन कोई उम्मीद उन्हें नज़र नहीं आई। बिलाखिर ज़ाहिर है 17 साल का एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है जिसमें इंसान थक हार कर बैठ जाता है। ये शायद पेरेंट्स की आंखों में कहीं ना कहीं उम्मीद होती है। 17 साल का सब्र, 17 साल की तकलीफ जो है फाइनली इसके पेरेंट्स की ख़त्म हो गई। और वो कहा जाता है ना अनम कि इंसान अगर मर जाए ना फिर भी सब्र आ जाता है, लेकिन अगर खो जाए और समझ ही ना आए कि कहाँ चला गया तो फिर उसमें सब्र बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिचुएशन है क्या, कहाँ से सारा मामला शुरू हुआ, कैसे पता चला कि किरण जो है वही बच्ची है जो कि 17 साल पहले गायब हो गई थी, ये ज़रा जान लेते हैं। ये कहानी आपके सामने रखते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस इदारे की जो कि है वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी। हमारे साथ इंचार्ज मौजूद हैं सिद्रा इकराम, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद और बड़ी खुशी होती है जब भी हम देखते हैं कि इंसानियत के लिए कोई काम किया जाता है। थोड़ा सा ज़रा इस इदारे के बारे में बताइए और उसके बाद इस स्टोरी के बारे में भी हमें बताइए और देखने वालों को। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का एक ऐसा इदारा है जो दुनिया का एक पहला अदारा है जो बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है। जो गुमशुदा बच्चे हैं उनके अहले खाना तक पहुंचाने के लिए 15 का क्विक रिस्पांस, पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के CCTV कैमरास, AI टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया के मौसर इस्तेमाल से तमाम गुमशुदा बच्चों को उनके अहले खाना से वापस मिलवाने के लिए दिन रात कोशा हैं। इसी मिशन को जारी रखते हुए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की मेरा प्यारा टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम ऑर्फनेजेस का डाटा कलेक्ट किया। ऑर्फनेजेस में यतीम खानों में रहने वाले
गुमशुदगी और लावारिस हालत में रहने वाले बच्चों का डाटा कलेक्ट किया और इनके इंटरव्यूज किए। हाल ही में हमारी टीम, मेरा प्यारा की टीम, कराची में गई। कराची के तमाम ईदी सेंटर, 8 से 10 ईदी सेंटर्स को विजिट किया और वहां से 1000 से ज़ायद रहने वाले गुमशुदा बच्चे जिनकी कोई शनाख्त नहीं थी, बुजुर्ग अफराद के इंटरव्यूज कंडक्ट किए और उन इंटरव्यूज को सोशल मीडिया पे भी हमने पब्लिश किया। उसके अलावा अगर कोई बच्चा अपने बारे में कोई क्लू बता रहा था, जैसे किरण का केस था, किरण 2008 में इस्लामाबाद से रेस्क्यू हुई। जब बच्ची से इंटरव्यू किया गया तो बच्ची ने बताया कि मेरा गाँव बगड़ी है जो कि कसूर में है, कसूर के थाना बी डिवीजन के एरिया से वो बिलोंग करती थी। पंजाब सेफ सिटीज ने 23 अजला में अपने स्मार्ट सेफ सिटीज प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया है और हर सेफ सिटी में एक स्ट्रक्चर है, पुलिस स्ट्रक्चर है, एसपी है, डीएसपी हैं, पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स हैं, वहाँ पे सीनियर्स पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स हैं और मेरा प्यारा की टीम है। मेरा प्यारा की टीम इन तमाम ईदी सेंटर्स में जाती है, इन तमाम यतीम खानों में जाती है, बच्चों से इंटरव्यू करती है और अगर वो क्लू बता देते हैं तो क्लू की बेस पे उसको ट्रेस किया जाता है। अच्छा सिद्रा साहिबा, थोड़ा सा बता दें इस केस के बारे में। इस बच्ची की उम्र क्या थी जब ये गुमशुदा हुई थी 17 साल पहले, और इसके घर वालों ने किधर किधर ढूंढने की कोशिश की, क्या उनकी कोशिशें थी, क्या वो बता रहे हैं? बिल्कुल, जब किरण को 2008 में रेस्क्यू किया गया इस्लामाबाद से गुमशुदगी की हालत में, तब वो 10 साल की थी और फैमिली के मुताबिक उन्होंने एफआईआर भी करवाई, उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन भी रजिस्टर करवाई और पुलिस ने भी उसको सर्च करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बच्ची को इस्लामाबाद ईदी सेंटर से कराची ईदी सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया था। अब चूंकि हमारी टीम पूरे पाकिस्तान में ये काम कर रही है, पूरे पाकिस्तान के तमाम यतीम खानों का जब हमने डाटा कलेक्ट किया, बच्ची से इंटरव्यू किया गया तो बच्ची ने फिर अपना एड्रेस बताया। जब कोई बच्चा अपना क्लू बता देता है तो हम उसको उस लोकेशन पे ले जाते हैं और हमारे 737 पुलिस स्टेशंस हैं। बिल्कुल ठीक है सिद्रा, आपकी वर्किंग देखकर और जिस तरह से आपके ना फिंगर टिप्स के ऊपर ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं, बहुत ही अच्छा भी लग रहा है देखकर। अच्छा, इस इदारे के बारे में तो आप बता ही रही हैं, लेकिन हमें जो अभी पता चला है कि ये तो 17 साल का केस क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, इसलिए इस पर ज़्यादा बात की जा रही है, लेकिन आपके पास ऐसे केसेस भी हैं जो आपने रिजॉल्व किए हैं जो 32 साल पहले के केस थे कि 32 साल पहले अगर कोई गायब हो गया था या गुमशुदा हो गया था तो उसके बाद उसको आपने ढूंढ निकाला है और अपने उनके प्यारों तक पहुंचा दिया है। इसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल, जैसे एआई ने अपना जो है वो एक मॉडर्न दौर अडॉप्ट कर लिया है, एक मॉडर्न दौर जो है वो चल रहा है, उसी तरह से सोशल मीडिया की पावर भी जो है ना वो उसके पैरेलल है। सोशल मीडिया के मौसर इस्तेमाल से हमने इन तमाम यतीम खानों के डाटा को जब पब्लिश किया, इनके इंटरव्यूज़ को जब हमने लगाना शुरू किया और जब ये मिले थे तब की तस्वीर और अभी जो वो थे उसके साथ जब हमने सोशल मीडिया पे जारी की, मेरा प्यारा के ऑफिशियल पेजेस पे, तो फैमिलीज ने हमसे कांटेक्ट किया, वीडियो देख के, बैनर देख के, गुमशुदगी के बैनर जो इश्तिहार लगाते हैं वो देख के हमसे राब्ता किया कि ये तो मेरा भाई है, ये 32 साल पहले गुम गया था, ये मेरी बहन है, भतीजी है, ये मेरी नेबर हैं। और इस तरह से हमने 51,000 से जायद बच्चे, बुजुर्ग और स्पेशल अफराद को उनके अहले खाना से वापस मिलवाया। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ये जो इदारा है ये सिर्फ पंजाब के लिए ही काम करता है या फिर पूरे मुल्क में इसका दायरा-कार वसी किया जा रहा है या इस पे काम कर रहे हैं? बिल्कुल, 26 जुलाई 2024 को सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इसको पंजाब लेवल पे पहले इनॉग्रेट किया और फिर इसकी ज़रूरत को समझते हुए इसको फिर पाकिस्तान लेवल पे इनॉग्रेट कर दिया। विद इन द पंजाब तो लोग 15 पे कॉल कर लेते हैं, अगर पंजाब से बाहर हैं, दूसरे सूबों के लोग हैं तो उनके लिए एक नंबर मुतारिफ करवाया 0309 पेंटा 015 0309 0000015। अगर उनकी कोई क्यूरी है, कोई बच्चा गुम गया है, ट्रेन के जरिए से पंजाब में बच्चा आ गया है और हमारे पास पूरे पाकिस्तान का डेटा सेंट्रलाइज है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये नंबर जो आपने बताया है ये हम फ्लैश भी कर देंगे और हमारे सोशल मीडिया के ऊपर भी अवेलेबल डेफिनेटली होगा। मकसद ये है इस सेगमेंट के करने का कि अगर किसी का कोई प्यारा खो गया है और अपने मुकम्मल कोशिशें करने के बावजूद अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है तो हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। इस इदारे के साथ कांटेक्ट किया जा सकता है जिसका नाम है वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी। इसके अलावा जो आप नाम बता रही थी सिद्रा, इन द एंड ये बता दीजिएगा कि ये 1.5 साल के अंदर 51,000 केसेस को रिजॉल्व करना ये कितनी बड़ी कामयाबी है और ओवरऑल अगर हम केसेस देखें पाकिस्तान भर के अंदर तो गुमशुदा केसेस कितने ज़्यादा हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें।
बिल्कुल, जब इसका इनिशिएटिव लिया गया हमने काफ़ी एक्सपीरियंस से हमने फिर लर्न किया कि जो बच्चे हैं एक ज़िले से दूसरे ज़िले, एक सूबे से दूसरे सूबे चले जाते हैं और उनका एक कहीं पे कोई डाटा नहीं है। कोई बच्चा सियालकोट से गुम गया है, लाहौर में आ गया है, सियालकोट की पुलिस की लाहौर के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकती, पंजाब से बाहर इस तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकती कि उनको नहीं पता चल सकता कि उनके गुमशुदगी की हालत में कोई बच्चा मिला है और उसकी एफआईआर किसी और थाने में दर्ज है। तो हमने सबसे पहले डाटा को सेंट्रलाइज किया, पूरे पाकिस्तान का डाटा हमारे पास सेंट्रलाइज है। 15 की कॉल से, मेरा प्यारा के नंबर से, वेबसाइट हमारी है मेरा प्यारा .pk के नाम से, उसमें भी अगर आप जाके देखेंगे तो तमाम गुमशुदगी से रिलेटेड केसेस और जो बच्चे हमें लावारिस मिलते हैं यतीम खानों में जो हैं, ये सारा डाटा हमने सेंट्रलाइज किया। इसके पीछे हमने एआई टेक्नोलॉजी लगाई कि अगर कोई बच्चा एक जगह से गुम जाता है, किसी दूसरी जगह पे मिलता है, तो उस बच्चे की तस्वीर को तस्वीर से मैच किया जाए, उसके वेयर अबाउट से उसके वेयर अबाउट मैच किए जाएं, मतलब उसके नाम से नाम मैच कर जाए, उसकी तस्वीर से उसकी तस्वीर मैच करके रिजल्ट सामने आए कि ये वही बच्चा है। और फिर हमने सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया कि जो बच्चे और बुजुर्ग गुज़िस्ता सालों में, इस सेंटर को बने हुए तो 1 साल 5 महीने हुए, इस गुज़िस्ता सालों में लापता थे, गुमशुदगी की हालत में किसी अदारे में रह रहे थे, अदारे के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, पुलिस का एक ब्रॉड नेटवर्क है, पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के स्मार्ट प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी मदद से हमने इन गुमशुदा और लावारिस अफराद को उनके अहले खाना से वापस मिलवाने के लिए इस मिशन को कंटिन्यू किया। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। 1.5 साल में इन द एंड ये बता दें, बिल्कुल ठीक है, इन द एंड ये बता दीजिए ये कि हमें ये भी पता चला कि कुछ बच्चे अफगानिस्तान भी चले गए थे, अफगानिस्तान से यहाँ पर भी आ चुके थे, उनको भी वापस भिजवाया गया है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता। बिल्कुल 4 बच्चे हमारे पास थे जो अफगानिस्तान से जब रिफ्यूज अमेंडमेंट हुई 2021 में, तो वो किसी तरह से अपनी फैमिली से बिछड़ गए और इन्हीं यतीम खानों में जब वो गुमशुदगी की हालत में मिले तो किसी ने उनको यतीम खानों में ठहरा दिया। जब बच्चों से इंटरव्यू किया गया, कुछ को तो जो है वो पंजाबी आती थी या उर्दू जुबान आती थी, कुछ पश्तो में बात कर रहे थे। हमारी टीम ने उससे पश्तो में बात की, उस इंटरव्यू को हमने सोशल मीडिया पे लगाया, अफगानिस्तान एम्बेसी को ईमेल की, उन्होंने उस इंटरव्यू को अपने उसमें वायरल किया और एम्बेसी से लोग आए, उनसे इंटरव्यू किया और अगर बच्चे कोई अपना एड्रेस बता रहे थे उस लोकेशन पे हमने पुलिस डिस्पैच की। 5 साल बाद 2021 से रहने वाले वो बच्चे, 4 बच्चे जो ईदी सेंटर इस्लामाबाद में थे, 4 साल बाद हमने उनके अहले खाना से वापस मिलवाए। ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो वंस अगेन सिद्रा। ये इस तरह के जब भी केसेस हमारे सामने आते हैं या इदारे हमारे सामने आते हैं तो एक चीज़ का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है कि जब इदारे मौसर तरीके से काम करते हैं ना तो फिर बेहतरी होती हुई नजर भी आती है। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन सिद्रा इकराम हमारे साथ मौजूद थी। प्यारा के नाम से जनाब ये नया सेफ सिटी अथॉरिटी के अंडर आता है ये इदारा, और अगर आपका भी कोई प्यारा आपसे बिछड़ चुका है और आपको नहीं मालूम कि वो कहाँ है, आपने अपनी मुकम्मल कोशिशें करनी है तो आप इस इदारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर नंबर भी होगा, इसके अलावा आप इनको मेरा प्यारा .pk पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं और इनके साथ बातचीत कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारा जो मौजू है वो भी बड़ा अहम है, चूँकि अभी जो सूरत हाल हुई है सिर्फ पाकिस्तान की दाखिली सलामती नहीं बल्कि पूरे खित्ते की मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ ये मामला है। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस ब्रीफिंग की, ऐसी खुली और दो टोक उसमें उन्होंने बातें की जिनमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात, सरहदी सिक्योरिटी और फिर दहशत गर्दी के जो बढ़ते हुए खदशात हैं, इसके अलावा जो खित्ते की मजमूई सूरत हाल है उसका जो पूरा खाका है उन्होंने वो पेश किया। DGISPR ने ये भी वाजे कर दिया कि पाकिस्तान ना कभी छुपकर कार्रवाई करता है, ना सिविलियन आबादी को वो निशाना बनाता है, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म रियासत है और रियासतें रद्द अमल भी रियासत की तरह ही देती हैं, इस तरह छुप बिल्कुल ऐसे है। ये उनको इसलिए बयान देना पड़ा या प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी करनी पड़ी कि एक रोज पहले अफगान की जो उबूरी हुकूमत है उनके तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से पाकिस्तान पर एक इल्ज़ाम लगाया गया था कि एक घर पर अटैक किया गया जिसके नतीजे में 10 अफराद की जान चली गई है। अब इस सारी सिचुएशन पर बात कर लेते हैं और इस प्रेसर की सिग्निफिकेंस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है डिफेंस एक्सपर्ट हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब की तरफ चलते हैं। ब्रिगेडियर साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। ये जो कल प्रेसर हुई है DGISPR की, आप इसको कैसे देख रहे हैं? और बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी हम कह सकते हैं कि ओपनली DGISPR ने कहा है कि भाई हम एक रियासत हैं और रियासत रियासतों की तरह ही अटैक करती है या फिर कोई भी कार्रवाई करती है। क्या आप इसके ऊपर अपना तज्जिया पेश करेंगे? आप बहुत शुक्रिया। देखें कि इसमें इंपॉर्टेंट इश्यूज उन्होंने डिस्कस किया, जो कुछ कयासियां हो रही थी या स्पेकुलेशंस थी
या लोगों में मुख्तलिफ बहस मुबाहिसा हो रहा था, जिस तरीके से अफगानिस्तान की तरफ से बयानात आ रहे थे। सो उनको क्लैरिटी देने की उन्होंने वहाँ पे एक सीनियर जर्नलिस्ट से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने इम्पोर्टेंट अहम जो इश्यूज थे इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, जिस अफगानिस्तान ने दावा किया कि वहाँ पक्तिका में स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने किए, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा अगर पाकिस्तान स्ट्राइक्स करेगा तो ओपनली करेगा और पब्लिकली वी विल एक्नॉलेज कि हमने ऐसा किया, जिस तरह इंडिया के केस में हमने कहा था जब हम करेंगे तो दुनिया को पता चलेगा, अकॉर्डिंगली दुनिया को पता चला। तो उन्होंने इसको रिजेक्ट किया कि उन्होंने प्रीएम्प्ट कर रहे हैं अफगान तालिबान रजीम, उनको वो अंडरस्टैंड कि कोई हो सकता है पाकिस्तान कहीं स्ट्राइक्स कर दे, जिस तरीके से दहशतगर्दी वो पाकिस्तान में करवा रहे। रिसेंटली कैडेट कॉलेज वाना है, अब रिसेंटली फ्रंटियर कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पे हुआ और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में जो हमले हुए हैं उनके तमाम जो फुटप्रिंट्स है वो अफगानिस्तान से मिलते हैं। तो वो इसको बेसिकली प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे थे, दैट इज वन थिंग। और फिर बाकी उन्होंने ये भी बताया कि जितने हमले पाकिस्तान में हुए तो अफगानी फुटप्रिंट्स भी हैं, सुसाइड्स भी तमाम इसमें अफगानी हैं। और तो इट इज नॉट इंटायरली डिपेंड ऑन अफगानिस्तान, क्या वो लोगों के खिलाफ बहबूद चाहते हैं या अपना वेस्टेड इंटरेस्ट चाहते हैं। सो इट इज अप टू देम कि वो उन्होंने ये भी कहा कि हम रेजिम चेंज करने। अफगान तालिबान की ये कोई स्ट्रैटेजी आपको नज़र आ रही है? और अगर ये स्ट्रैटेजी है कि पाकिस्तान डेफिनेटली पाकिस्तान पर जो दहशतगर्दाना हमले हुए हैं उनकी ताने बाने आप बता रहे हैं कि अफगानिस्तान और अल्टीमेटली इंडिया से जाकर मिलते हैं, तो पाकिस्तान क्या हम ये कह सकते हैं कि जवाब देने का हक तो रखता है, अपने आप को डिफेंड करने का हक रखता है? क्या पाकिस्तान कोई इस तरह से कार्रवाई कर सकता है? डेफिनेटली उसके बारे में बता भी देंगे अगर कार्रवाई की जाती है। तो आप कैसे इसको जो है देख रहे हैं और आपको ये स्ट्रैटेजी लग रही है अफगान तालिबान की कोई? देखें, बिल्कुल वो एक इसको प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा इनकी कोशिश उनको लाइकली है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले वाज़ेह कहा था कि हम जवाब देंगे और उन्होंने कहा था जब भी कोई वायलेशन होती है, सॉवरेनिटी की होती है, सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन पे हमला होता है तो इस पर पाकिस्तान का जवाब बनता है। सो पाकिस्तान ने अभी जिस तरह जब 3 वाकयात हुए हैं तो पाकिस्तान ने अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है, क्योंकि पाकिस्तान अभी बातचीत के लिए, मीडिएशन के लिए तुर्किया से एक वफद आने वाला है, जिसमें उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर है, इंटेलिजेंस चीफ भी हैं, तो वो उसमें बात करना चाहते हैं। हम स्टिल डायलॉग को एक मौका देना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम हम स्टेप्स ले रहे हैं तो अपने सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं, करेक्टिव मेयर्स ले रहे हैं। जिस तरीके से बॉर्डर्स को हमने क्लोज कर दिया है, जिससे आपकी स्मगलिंग रुक गई है, जो दहशतगर्द आ रहे थे वो रुक गए हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही थी, ड्रग्स आ रहे थे, वो वेपन्स एंड इक्विपमेंट आ रहा था, वो चीजें रुक गई हैं। इलीगल अफगान्स को हम डिपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके तो वो वन डॉक्यूमेंट रेजिम हमने इंट्रोड्यूस करवाया है कि कोई मुंह उठा के ऐसे पाकिस्तान। तो ब्रिगेडियर साहब, अभी जो इनका तरीकाकार है अफगान तालिबान का, अफगान रेजिम का, ये इंडिया से इंस्पायर्ड है? क्योंकि इंडिया को हम देख रहे होते हैं जब वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या झूठे दावे जब कर रहा होता है तो हम कहते हैं वो इजराइल से इंस्पायर हो रहा होता है। तो ये अफगानिस्तान तालिबान का जो तरीकाकार है ये इंडिया से इंस्पायर होकर कर रहे हैं इस तरह की हरकतें? जी बिल्कुल, अभी तो उसमें तो कोई शक नहीं है। देखें कि इंडिया अफगानिस्तान की एक हिस्ट्री रही है, चाहे वहां पे कम्युनिस्ट है, सेकुलर आए हैं या तालिबान आए हैं, इन सब का एक तो एंटी पाकिस्तान स्टांस रहा है और सेकंड उनकी जो कनेक्टिविटी रही है वो इंडिया के साथ रही है। और करज़ई और अशरफ गनी के दौर में तो पूरे अफगानिस्तान को राह ही रन कर रही थी। तो अब दोबारा इनकी कनेक्टिविटी अब दोबारा होगी तालिबान रजीम के। और रिसेंट विजिट्स जो अभी पहले मुत्तकी किया था, अब उनके जो ट्रेड के मिनिस्टर हैं वो अफगान इंडिया में बैठे हुए हैं, बेसिकली सिग्नलिंग हमें करें। सो वहां से आप देखें कि अब जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स है, जो हमला का सो कॉल उन्होंने ड्रामा रचाया, तो वो इंडियन अकाउंट्स थे बेसिकली, मेनली वो जो पश्तून सरनेम के साथ एक्टिव हैं। तो कुछ अफगानिस्तान के अकाउंट्स थे, दोनों मिलके ये सोशल मीडिया को यूज कर रहे थे। तो मलाइन पाकिस्तान से अटैक आया है और फिर वो तस्वीरें भी वही दिखा रहे थे जो अभी रिसेंट ज़लज़ले में लोग जख्मी हुए या कैजुअलिटीज हुए थे। सो ये देखें कि इंडिया, आप समझ ले पीछे ब्रांड जो है इंडिया है। अब अफगानिस्तान हम वाज़े तौर पे कह सकते हैं अफगानिस्तान एक प्रॉक्सी बन गया है इंडिया, बिल्कुल प्रॉक्सी बन गया। मैं इसी तरफ आने लगी थी कि इससे पहले वाली जो गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान की, उनसे तो कुछ हद तक एक्सपेक्ट किया भी जा सकता था, बल्कि बहुत हद तक एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि आपने भी कहा ना कि रॉ ही चला रही थी उस वक्त अफगानिस्तान को।
इन तालिबान से एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इस तरह से मर्सनरीज बन जाएंगे कि उनको कोई भी हायर कर सकता है चंद डॉलर दिखाकर। बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर रेड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना सारी सूरत हाल के ऊपर पेश कर रहे थे। लेट्स सी अगर ये सिचुएशन बढ़ जाती है और डायलॉग जिसको पाकिस्तान एक और मौका देने के लिए तैयार है वो कामयाब नहीं होते, तो उस वक्त थोड़ा सा फिर हम कह सकते हैं कि मामला ख़राब हो जाएंगे। अदरवाइज़ दुआ कीजिए कि ये डायलॉग कामयाब हो, मुज़ाकरात कामयाब हो, ताकि हमारे खित्ते के अंदर अमन हो सके। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। अब जो हमारा सेगमेंट है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो आपकी और हमारी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है। इस तरह से है कि हम सारे पूरे पाकिस्तान के लोग जो है ना वो बड़े ही फूडी हैं। आप इसमें शामिल हैं? मैं बहुत फूडी हूँ, खाती कम हूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन खाना, अच्छा खाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। हर वक्त खाने के बारे में सोच रही, लेकिन ये जिन लोगों के बारे में बात हो रही है ना, मैं उनमें नहीं आती। मैं ऑल द टाइम खाने के बारे में नहीं सोच रही। अच्छा, मैं कहीं ना कहीं उसमें आती हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे होता है कि अच्छा अभी तो वैसे कहीं से नहीं आना, अभी भी मुझे है कि 12 बजे तक मैं कोई खाना ऑर्डर कर सोचती हैं, खाती नहीं है। हाँ, ये भी थोड़ा बहुत इसको अगर आप कह दें कि एडजस्ट कर लेती हूँ। चले जी, बता देते हैं आपको, पाकिस्तान उन ममालिक में शुमार होता है जहाँ पर लोगों का जो पसंदीदा मशगला है वो क्या है? खाना है। खा खुशी का मौका हो या फिर कोई त्यौहार हो या इवन सोग भी हो, तो हम बस खाने के बारे में सोच रहे होते किसके हिस्से में कौन सी बोटी आएगी, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। एक सर्वे सामने आया था जिसके मुताबिक पाकिस्तानी अपनी आमदनी का निस्फ हिस्सा खाने पीने की अशिया पर खर्च कर देते हैं। जस्ट इमेजिन 50% आप खाने पीने पे जा रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर्स कहते हैं जनाब आपको जीने के लिए खाना चाहिए, लेकिन हम वो कौम हैं और बड़े फख्र के साथ हम कहेंगे कि हम खाने के लिए जीते हैं जनाब, और इसके अंदर चाहे हमारी आधी से ज़्यादा तनख्वाह भी लग जाए, हमें कोई मसला नहीं है। ये एक बाकायदा रिसर्च हुई है, हम अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा नुमाया और तकलीफ दे सिचुएशन तब बन जाती है जब महंगाई होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारी ज़िंदगियों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। लेकिन अब सिचुएशन यह है कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा आमदनी पर खर्च करने वाला मुल्क बन चुका है। रिसर्च ने भी इसको खाने पर खर्च करने वाला। लेकिन अगर हम बात करें ओबेसिटी की, मोटापे की, तो वो समझा जाता है कि अमेरिका में बहुत ज्यादा होता है। हालांकि वहाँ के लोग बहुत कम हिस्सा अपनी आमदनी का खाने पीने पर खर्च करते हैं। तो औसत अमरीकी जो है वो अपनी आमदनी का सिर्फ 7% घर में खाने पीने की अशिया पर खर्च करते हैं, और अगर रेस्टोरेंट और बाहर खाना शामिल कर लिया जाए तो ये तकरीबन शरह बन जाती है 11%। अब ये रुझान क्यों है पाकिस्तान के अंदर? क्या ये हमारे खित्ते का मसला है या फिर और कोई रीजन है? या अफोर्डेबिलिटी यहाँ पे इजी है, अफोर्डेबिलिटी, या फिर हमारी तनख्वाह कम है अमेरिका की निस्बत? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसकी तरफ चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप सर्वे पाकिस्तान, बिलाल गिलानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। गिलानी साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आप कितना % अपने खाने पीने की अशिया पर खर्च करते हैं? जी बिल्कुल। सो आई वुड थिंक मे बी 25% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो खाने पे खर्च हो जाता है। बट मैं बहुत ज्यादा खाने का शौकीन नहीं हूँ, मुझे सब्जी ज्यादा पसंद है। 25% थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी पाकिस्तान फिर भी अमेरिका से ना हम कह सकते हैं फिर भी ज्यादा ही डबल है तकरीबन। अच्छा जी, रीजन क्या है? ये रुझान पाकिस्तान के अंदर क्यों है? क्या पाकिस्तान में चीजें महंगी हैं या फिर हमारी तनख्वाह थोड़ी है? बिकॉज ये जो खाने के ऊपर अपनी आमदन का या अपने एक्सपेंडिचर का, फैमिली एक्सपेंडिचर का जो प्रोपोर्शन है, ये इकोनॉमिक हिस्ट्री में बहुत स्टडी किया गया। तो फ्रेडरिक एंगल्स के नाम से एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने उनसे मुंसलिक एक कर्व है, और वो कर्व ये सजेस्ट करता है कि जैसे जैसे इंसान और घरानों की आमदनी में इजाफा होता है, वो बतदरीज कम पैसे, प्रोपोर्शनेटली कम पैसे खाने पे खर्च करते हैं, और ज़्यादा प्रोपोर्शंस जो हैं वो अदर देन फूड, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग और फिर घर से बाहर खाने पे खर्च करते हैं। तो पाकिस्तान में भी कुछ उसी तरह का रुझान है कि जैसे जैसे आप अमीर होते जाते हैं, आपका एक्सपेंडिचर इन चीज़ों पे बढ़ जाता है। और जब पाकिस्तान को और मुल्कों से कंपेयर करें, तो क्योंकि बाकी मुल्क, बहुत से मुल्क हमसे इनकम की लेडर पे हमसे हायर हैं, तो इसलिए वहाँ पर आपको सिमिलर एंगल्स कर्व अप्लाई होता हुआ नजर आता है कि वो अपनी प्रोपोर्शन के तौर पे कम खर्च कर रहे हैं। अगर टोटल अमाउंट देखी जाए तो ऑब्वियसली एक अमेरिकन घराना खाने के ऊपर पाकिस्तान से सिग्निफिकेंटली ज्यादा खर्च कर रहा है, बट प्रोपोर्शनेटली कम कर रहा है। तो एक तो पहलू उसका डेफिनेटली ये इकोनॉमिक एक फिनोमिना है। दूसरा ऑब्वियसली ये बात भी मौजूद है कि हमारे यहाँ एक कल्चर सा बन गया है कि खाने के अलावा और कोई कल्चरल एक्टिविटी को आहिस्ता आहिस्ता हमने अपनी जिंदगी से उसके लिए हमने तमाम मौके खत्म कर दिए हैं।
पहले एक जमाना था कि लोग सिनेमा देखने जाते थे, पहले एक Exactly. जमाना था कि लोग स्पोर्ट्स मैं यहाँ लिए पे किसी बिलाल बड़े ये कह सकती स्टेडियम हूँ, में you're जमा hitting a होते थे। nerve there because we don't have any other entertainment than food. बिलाल साहब, मैं थोड़ी सी नफ्सियात समझना चाह रही हूँ लोगों की। इसके पीछे माइंडसेट क्या होता है, क्या नफ्सियात होती हैं जब आप हर वक्त फोकस ही आपका खाने पीने पर हो। इवन हम अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं कोई गमी का भी त्यौहार हो, सोग का भी हो, फिर भी हमें ये है कि बोटी कौन सी आनी चाहिए प्लेट में। बिल्कुल। सो आई थिंक इसमें एक एक हिस्टोरिकल पहलू है। बहुत सा पाकिस्तान का इलाका, मौजूदा पाकिस्तान का वो इलाका है जहाँ पर एक फूड स्केर्सिटी का एक बहुत एलिमेंट रहा। तो एक हमारा हिस्टोरिकल सा पर्सपेक्टिव बन गया कि जैसे ही आपकी इनकम में इजाफा हो तो आप बहुत सा खाने पीने का बंदोबस्त करें। हमारे यहाँ एक हेल्दी होने का तस्वुर ये हो गया है कि आपका जिस्म जो है वो उसका हुजम ज़्यादा हो। तो ये एक पार्टली हिस्टोरिकल रियलिटी थी कि लोग गरीब थे और खाने को नहीं मिलता था, तो जैसे ही खाने पे आया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। कुछ आई थिंक इसमें ये एलिमेंट भी है कि हमने अपने कल्चर को उस तरह से इवॉल्व नहीं किया। तो एक बहुत गरीब माशरे से एक रीजनेबल इनकम रखने वाले जब अफराद बन गए हैं तो हमें दीगर सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर के बारे में सोचना चाहिए। हमें ये देखने में मिलता है कि गरीब खानदान बहुत सा पैकेज्ड गुड्स, यानी जैसे ही पैसे आए तो बच्चे को कहा कि आप आइसक्रीम खा लें, आप टॉफियों पर और चॉकलेट्स पर और बिस्किटों पर, जो अनहेल्दी फूड है उसकी तरफ हमारा एक्सपेंडिचर जा रहा है। तो आई थिंक मीडिया का और ओपिनियन मेकर्स का ये फर्ज है कि जिस मुल्क में 1/3 पाकिस्तानी इस वक्त डायबिटिक उनके तशखीस हो चुकी है कि 1/3 ऑफ देम आर डायबिटिक, अर्ली ऑनसेट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस यंग लोगों में, वो भी इसी अनहेल्दी ईटिंग प्रैक्टिस, यानी हर वक्त खाने के बारे में सोचना या पैसों का ज़िया खाने पे करना और अनहेल्दी खाना मुस्लिम इसमें बहुत हद तक हम प्रोसेस्ड फिलहाल कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म का भी तो बहुत बड़ा हाथ है ना। अच्छा, क्योंकि आप डेटा और रिसर्च वगैरह के साथ आपका ज़्यादा ताल्लुक़ रहता है, ज़रा ये बताइएगा बिलाल कि अगर हम इसको कंपेयर करें, ये जो हमारे सामने नंबर्स हैं इसको कंपेयर करें किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के साथ, एक तरक्की याफ्ता मुल्क ज़्यादा खर्च जो है अपनी आमदनी का वो किस पर करता है? So I think the major expense, अगर आप जो तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें तो एक बहुत बड़ा एक्सपेंस जो है वो हाउसिंग के ऊपर है। तो जैसे ही लोगों के पास एडिशनल पैसे आते हैं वो अपनी हाउसिंग और लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करते हैं। जहाँ उनके पास अगर अच्छा घर नहीं है या स्पेस नहीं है तो वो बेहतर घर में शिफ्ट होते हैं। वहाँ पर उनके पास फैसिलिटीज़ कम होती हैं तो वो फैसिलिटीज़ में इजाफा करते हैं। दूसरा मेजर एक्सपेंस एजुकेशन पर है। हमारे यहाँ भी ये देखने में आया है कि जो लोएस्ट इनकम हाउस होल्ड है वर्सेस द हाईएस्ट इनकम हाउस होल्ड, उसमें जो मेजर डिफरेंस है वो एजुकेशन पे एक्सपेंस है। तो एक जो लोएस्ट 10% है वो ऑलमोस्ट 2% सिर्फ अपनी इनकम का एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं। जो अमीर खानदान है वो 10 से 15% कर रहे हैं। तो एक मेजर एक्सपेंस जैसे ही इनकम में इजाफा होता है दीगर ममालिक में तो वहाँ पर वो एजुकेशन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो हाउसिंग एंड एजुकेशन, और उसके बाद तीसरा नंबर हेल्थ का है। हमें अपनी रिसर्च में ये भी नज़र आता है कि लोग बहुत से ऐसे अफराद मिलते हैं कि जो ना एजुकेशन और ना हेल्थ, इनको कॉम्प्रोमाइज कर भी बहुत सा एक्सपेंस खाने पीने पे कर रहे हैं। मसलन ये कि आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है मगर आप ये कह रहे हैं कि शादी का फंक्शन जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। तो आपकी एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज है। हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि हमारी सेइंग्स, बड़ों के अक़वाल जो है ना वो भी बड़े मैटर करते हैं और वही हमारा माइंडसेट भी बनाते हैं कि खाया पिया जो है ना वो नज़र आना चाहिए, बेटा चेहरों से पता चलना चाहिए, लालियाँ नज़र आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कुछ हद तक इनका भी बहुत ज़्यादा कसूर है। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल गिलानी, हमारे जो थे इस अहम इशू पर हमसे बात कर रहे थे। अब हम जाते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे तो बात करेंगे मज़ीद। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। खाने पीने की बात हो रही है तो जो एथलीट्स होते हैं ना, उनके खाने पीने के सिलसिले भी बड़े अजीबोगरीब होते हैं, लेकिन रोनाल्डो का हम जिक्र कर लेते हैं, जिनको एक बड़ी रियायत हम कह सकते हैं मिल गई है। वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच वो खेल सकेंगे। फीफा ने 3 मैचेस की पाबंदी उन पर लगाई थी और इस सजा को अब कम किया है और अब 1 मैच की सिर्फ पाबंदी होगी। और रोनाल्डो को आयरलैंड के खिलाफ मैच में रेड कार्ड के बायस 3 मैचेस की पाबंदी का सामना। अब इमेजिन करें जब इतने बड़े स्टार्स पर पाबंदी लगती है, ठीक है वो कवानीन की कोई भी खिलाफ वर्जी करेगा उस पर पाबंदी लगेगी, लेकिन उनके फैंस जो दुनिया भर में हैं, और रोनाल्डो की तो फैन फॉलोइंग वैसे ही बहुत ज्यादा, उनकी क्या हालत होगी कि हम अपने फेवरेट स्टार को देख ही नहीं सकेंगे। लेकिन अब उनकी जान में जान हम आगे, क्योंकि वो पहला मैच खेल रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जिस वक्त उन पर पाबंदी लगी है ना, और उसके बाद जो मैच हुआ है, उनकी टीम ने जब मैच खेला तो वो उनके बगैर जीत भी गई थी। ये वाली चीज फैंस को ये नहीं चाहिए कि टीम जीत रही है, उनको होता है कि हमारा फेवरेट प्लेयर है या नहीं है। आपका है फेवरेट प्लेयर रोनाल्डो? मैं फुटबॉल को ज्यादा फॉलो नहीं करती, लेकिन मैं क्योंकि क्रिकेट में बहुत सारे स्टार्स की फैन रही हूं, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूं कि हमें तो वही बंदा खेलता हुआ चाहिए। टीम ठीक है, टीम जीतती है तो खुशी होती है। नो डाउट रोनाल्डो की बहुत ज्यादा फैंस हैं सोशल मीडिया पर। वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड पर्सन हम कह सकते हैं कि वो रोनाल्डो है। अच्छा जी, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद और भी अहम सेगमेंट्स हमारे पास, तो हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। कहा जाता है कि आपको एक मजबूत मुआशरा या एक मजबूत मुल्क बनाना है तो उसके फ्यूचर के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्यूचर यंगस्टर्स को कहा जाता है, बच्चों को कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है, जहाँ कुछ हद तक हमें अच्छा काम होता हुआ नज़र भी आता है, दूसरी तरफ कुछ ऐसे मसले मसाइल भी हैं जो हमारे मुआशरे की बुनियादों को हिला कर रख रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। यानी कि हमें बच्चों पर तशद्दुद भी नज़र आता है, उनका इस्तेहसाल नज़र आता है, बच्चों के अगेंस्ट जराइम नज़र आते हैं। तो इस सिलसिले में काम भी किया जा रहा है और वो ये काम किया जा रहा है एक बहुत अहम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसे कहा जाता है सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसने जनवरी से जून 2025 तक की नेशनल फैक्ट शीट जो है वो अभी तक जारी की है, जिसके मुताबिक मुल्क में बच्चों के खिलाफ तशद्दुद के संगीन और परेशान कुन हालात अभी तक सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, ये फैक्ट शीट क्या बता रही है, इस पर हमने तफसील से थोड़ी सी बात करनी है। हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है, मैंने सोचा कि उनसे ही आपका तारुफ करवा दूं, उनसे तफसीलात और डेटा जो है वो जान लेते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SSDO सैयद कौसर अब्बास साहब DOS में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कौसर अब्बास साहब, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा इस फैक्ट शीट के बारे में बताएं, ये क्या बता रही है, क्या आदाद शुमार सामने आए इन 6 महीनों के? देखें जी, जो पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो अराउंड 5000 प्लस जो केसेस हैं वो रजिस्टर्ड यानी कि रिपोर्टेड केसेस हैं टू पुलिस पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिसमें अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब इसके ऊपर ना बेसिकली जो एक आम आदमी है वो ये समझता है कि पंजाब के अंदर अगर सबसे ज़्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं तो खुदा न खास्ता पंजाब कोई बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। रिपोर्टिंग होना केसेस की, दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। इसमें ये समझा जाता है कि रियासत बड़ा सीरियसली एफर्ट कर रही है इन इशूज को एड्रेस करने के हवाले से। ट्रस्ट कर रहे हैं अपनी पुलिस के ऊपर, अपनी रियासती इदारों के ऊपर, कि वो कोई भी इस तरह का केस होता है तो उसको रिपोर्ट करते हैं। कंपैरेटिवली अगर आप बलूचिस्तान में देखें तो बड़ी कम रिपोर्टिंग है। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो उन्होंने डेटा ही नहीं शेयर किया, इसीलिए उनकी रेशो कम है। वो डेटा छुपाते हैं हमेशा, ठीक है। तो बेसिकली जब आप डेटा शेयर कर रहे हैं, जब पंजाब पुलिस ने हमारे साथ डेटा शेयर किया, इस्लामाबाद ने शेयर किया, बाकी सब ने हमारे साथ शेयर किया, और हर 6 महीने के बाद हम राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है हर सूबे का और वफाक का, उसके तहत हम ये तमाम इदारों को लिखते हैं कि हमें बताया जाए कि कितने केसेस रिपोर्टेड हैं। रिपोर्टिंग होना दुनिया पूरी के अंदर ये मसाइल हैं, जहाँ पे भी अभी आप गूगल करें, कनाडा का, अमेरिका का, किसी का डेटा भी जो है वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिलेगा, जबकि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली डेटा का फुकदान है, डेटा नहीं होता, जिसकी वजह से प्लानिंग के इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से इन इश्यूज को एड्रेस करने के बड़े मसाइल होते हैं। डेटा शेयर करने से आपकी जो पब्लिक परसेप्शन है वो हमेशा ठीक होती है। अब देखें ना, मिसाल के तौर पे आजकल जो एक सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन है कि जो ये समझा जा रहा है कि रियासत कुछ नहीं करती सवाए पॉलिटिकल टारगेट्स के अलावा, ठीक है, जो विक्टिमाइजेशन उसके अलावा। दूसरी साइड पे ये रिपोर्ट इस चीज का सबूत है कि पंजाब पुलिस की कारकर्दगी बहुत बेहतर है। अगर इस तरह का डेटा आप पब्लिकली शेयर करें तो इदारों के ऊपर शहरियों का एतबार होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा कि वो जाके देख सकेंगे। कौसर ये बताइए, जो ऑर्गेनाइजेशन है सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑटोनोमस है, गवर्नमेंट के अंदर आती है, किसी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? थोड़ा सा इसके बारे में नहीं जी, बिल्कुल हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी गवर्नमेंट की जो है वो पार्ट नहीं है, हम ना कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट लेते हैं। ये टोटली नॉन गवर्नमेंट, नॉन पार्टिजन ऑर्गेनाइजेशन, ना हमारा किसी सियासी जमात से, ना किसी एक मकतबा फ़िक्र से हमारा ताल्लुक है। हम तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ काम करते
करते हैं, तमाम सियासी जमातों के साथ काम करते हैं, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप, तमाम हुकूमतों के साथ हम काम करते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि इस तरह के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर एक एविडेंस बेस्ड रिसर्च करके जो हमारे रियासत के इदारे हैं उनको सपोर्ट किया जाए कि किस तरीके से उसको बेहतर किया जा सकता है। ओवर द इयर्स इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, इंडिपेंडेंट या इररिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, जिसकी भी गवर्नमेंट रही है, ओवर द इयर्स आपको बेहतरी नजर आई है या हालात खराब होते हुए नजर आए हैं? थोड़ा डेटा हमारे साथ मैं कहूँगी शेयर करें। हाँ, देखिए कंपैरेटिवली अगर, क्योंकि हम बात करें खवातीन और बच्चों के स्पेशली केसेस की जब हम बात करते हैं, तो कंपैरेटिवली आप देखें तो पंजाब के अंदर सिस्टम्स बहुत बेहतर इस्टेब्लिश हुए हैं पिछले 2 सालों के अंदर। अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको जिस तरह वर्चुअल वेमेन पुलिस स्टेशंस बन गए, यानी कि घर बैठी खातून कॉल करके अपनी सारी काउंसलिंग करवा सकती है या अपने इश्यूज को एड्रेस कर सकती है इस सारे सिचुएशन के बाद। इसी तरह अगर आप, और एहसन यूनुस साहब डीआईजी साहब उसको लीड कर रहे हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और इसी तरह अगर आप देखें जो आपका बच्चों के हवाले से है, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब, सारा अहमद उसको लीड कर रही हैं। शी इज़ डूइंग अमेजिंग वर्क। क्योंकि आप अगर पंजाब या पूरे पाकिस्तान में अगर बच्चों के हवाले से देखें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चले जाएं, बलूचिस्तान के अंदर चले जाएं, इवन इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर आप आ जाएं, यहाँ पर भी बच्चों की रिहेबिलिटेशन के लिए मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। आपको हर सिग्नल के ऊपर, आपको पार्लियामेंट के सामने, शारा दस्तूर के ऊपर आपको बच्चे जो हैं वो भीख मांगते नजर आते हैं। बच्चों का इस्तेसाल, भीख मांगना इज बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ चाइल्ड, इट्स अ चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो वहाँ पर जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कोई उनको वहाँ से उठा के रिहेबिलिटेट करने का मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। पुलिस का भी कसूर इसमें, आंखें बंद की हुई। हाँ, देखिए पुलिस का कसूर इसमें इसलिए नहीं है कि पुलिस कहती है कि हम इनको अरेस्ट करें, हम अगर बच्चों को मतलब लेके जाएं तो हम कहाँ लेके जाएं बच्चों को? हमारे पास तो कोई रिहेबिलिटेशन मैकेनिज्म नहीं है और थाने में आप बच्चे को रख नहीं सकते। ये एक ऑर्गेनाइज माफियाज हैं जो बेसिकली इस तरह के बच्चों का इस्तेसाल कर रहे हैं, खवातीन का इस्तेसाल कर रहे हैं। ये माफियाज किस तरह से काम करते हैं? इस्तेसाल किस कैटेगरी में ज्यादा हो रहा है जो आपके पास स्टैट सामने आया? देखिए जो सबसे ज्यादा आपका जो, क्योंकि इस सारे प्रोसेस को, अब ये भी मैं थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहूंगा कि लोग इसको हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि शायद जिसको आप क्रॉस बॉर्डर लेके जा रहे हैं वही ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपकी जितनी भी आपकी विद इन पाकिस्तान ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, 2018 का प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्संस एक्ट 2018 ये कहता है कि वो पुलिस का काम है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे, एफआईए का काम नहीं है। ये काम आदमी को समझने की जरूरत है। जितनी भी आपकी बैगरी है वो बेसिकली ट्रैफिकिंग के जुमरे में आती है, ठीक है? तो अगर जो भी बैगरी आपकी हो रही है उसके ऊपर उसको ट्रैफिकिंग या उसको आप कहेंगे इस्तेसाल या एक्सप्लॉयटेशन है। बैगरी नंबर 1 पे है, मतलब कमर्शियल सेक्स है आपका, जितनी प्रोस्टिट्यूशन एंड कमर्शियल सेक्स है वो सारी आपकी इसके अंदर शामिल है। आपकी बॉन्डेड लेबर जितनी भी है, जितनी जबरी मुशक्कत है आपकी, वो सारी की सारी इसके अंदर शामिल है। आपकी बैगरी के जितने कंपोनेंट्स हैं, वो चाहे बच्चे से करवा रहे हैं, चाहे आप ट्रांसजेंडर से करवा रहे हैं, खवातीन से करवा रहे हैं, ये पूरे एक माफियाज हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये दुनिया में मोस्ट ग्रोइंग क्रिमिनल इंडस्ट्री है। अच्छा कौसर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट माफियाज, वो तो एक इशू है और उसके अंदर मुझे लगता है कि मजमूई तौर पर हम सब जो हैं कहीं ना कहीं कसूरवार हैं कि हम अपने बच्चों को वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाए जिनकी उनको ज़रूरत है। अगर हम घरों के अंदर भी देखें या फिर हम कुछ ऐसे इदारों में भी देखें जो कि जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पर भी हमें इस तरह की कुछ चीज़ें नजर आती हैं। आप ब्रेक में जो बता रहे थे कि आप एक रिपोर्ट तैयार करें, उसके बारे में बता दें, देन विल कंक्लूड दिस सेशन। देखिए जी, बेसिकली आपकी जितनी भी चाइल्ड लेबर है घर के अंदर, जो आपने घरों के अंदर बच्चों को मजदूरी के लिए रखा होता है, घरेलू कामकाज के लिए रखा होता है, बेसिकली इट्स अ चाइल्ड ट्रैफिकिंग। और बड़ा सीरियस इसके ऊपर लॉज अब अप्लाई होते हैं और उसको अप्लाई करने की जरूरत है। इसके अंदर एक माइंडसेट भी है बेसिकली कि हम समझते हैं कि बच्चे को घर के अंदर मुलाजमत के लिए रखना जो है वो कोई क्राइम नहीं है, वो कोई गलत बात नहीं है। तो हमारा शायद माइंडसेट इस तरह का एक सोशल कल्चर बन चुका है हमारा कि जिसको हम शायद गलत नहीं समझते। तो इसके ऊपर लोगों को आगाही देने की जरूरत है कि अगर अभी आपके सामने 2 साल पहले इस्लामाबाद के अंदर ही एक सिविल जज साहब थे, आसिम हफीज साहब, जिनके घर के अंदर एक रिजवाना नामी बच्ची को टॉर्चर किया गया था। उस बच्ची की 16 सर्जरीज हो चुकी हैं। अब वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब में रह रही है और आज तक सबसे बड़ा सवालिया निशान, आज तक उस बच्ची के जो कल्प्रिट्स हैं उनको आज तक सजा नहीं हो सकी। तो ये सबसे बड़ा इशू है कि अगर हमारी रिपोर्ट में भी आप देखें तो जो कन्विक्शन रेट है दैट इज लेस देन 1% इन 6 months, विच इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर आप देखें तो कई दिहाइयां गुजर जाती हैं लेकिन लोगों को जो है वो नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता। इसी तरह अगर आप रिपोर्ट की बात करें, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चों को एजुकेट करने की जरूरत है। गुड टच एंड बैड टच
क्या है, उस हवाले से बच्चों को बताने की जरूरत है। अगर आपके घर के अंदर ड्राइवर है, अगर आपके घर के अंदर सिक्योरिटी के लोग हैं, शेफ है, या कोई भी स्कूल लेके जाता है, किसी भी जगह पे अपने बच्चे को आप भेजते हैं, तो आपको आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट इज बैड टच। अगर और ये बड़ा जरूरी है कि बच्चे को आप इतनी लिबर्टी दें और उसके साथ ऐसी आपकी एक बॉन्डिंग होनी चाहिए कि बच्चा ओपनली आपको बता के, अगर आपको बच्चा बता रहा है, आप जब तक उसके साथ वक्त नहीं गुजारेंगे तब तक वो शायद इतनी स्पेस उसको नहीं मिलेगी कि आपको बचा। और अगर कोई बता रहा है तो उस पर यकीन भी करें। फिर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों पे यकीन नहीं कर रहे होते भाई, अपने बच्चों को करिकुलम का पार्ट बनने की जरूरत है, करिकुलम का पार्ट बने, अपने बच्चों को बचा कर रखें और विजिलेंट रहना है अपने बच्चों को। अगर आपने बचाना है, क्योंकि आपके बच्चे बच भी जाएं तो उसमें हमें ये नजर आता है कि बच्चों की जो पर्सनालिटी है ना, वो सारी जिंदगी के लिए ना उसके ऊपर एक ट्रॉमा आ जाता है और वो सारी जिंदगी उनकी पर्सनालिटी उसी तरह से रहती है। कौसर, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह करे आपको इसी तरह से जो जितनी भी हेल्प की जरूरत है गवर्नमेंट से इस तरह से सपोर्ट करते रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा जनाब, एक और अहम मामला जो है वो कुछ हद तक बच्चों से भी रिलेटेड है, बड़ों से भी रिलेटेड है, या फिर हम सभी जितना कंज्यूम कर रहे होते हैं ना खाने की एक चीज़ के बारे में हम ये बात कर रहे हैं। हर किसी के घर के अंदर दूध जो है ना वो एक लाजमी शय है, उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता है। लेकिन उसके अंदर जो मिलावट की जाती है, जिस तरह से हमें नज़र आता है कि उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं कि आप एक दफ़ा सोचें तो आप उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सर्फ में मिलाया जा रहा है, केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं। अंदाजा करें, छोटे छोटे बच्चे दूध इस्तेमाल करते हैं, बच्चों से लेकर बड़े इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारी खुराक लाजमी हिस्सा है जो हमने रोजाना कंज्यूम करना है, और उसमें इस कदर मिलावट हो रही है, नाकिस दूध जो है वो तैयार किया जा रहा है। बार बार हम इस पे बात भी करते हैं, थोड़े दिन पहले भी हमने एक इस पे सेशन रखा था इस पर बात करने के लिए, लेकिन जितनी बात की जाए उतनी शायद कम है, क्योंकि ये भी एक माफिया ही समझें जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। 15,000 लीटर से ज्यादा नाकिस और मुजरे सहित दूध को तल्फ किया गया है। तर्जुमान ये बता रहे हैं कि पाउडर, घी और दीगर ममनुआ केमिकल मिलाकर जाली दूध तैयार किया जा रहा था, और जाली दूध तैयार करने वाली मिल्क शॉप को फौरी तौर पर सील कर दिया गया और मुल्जिमान के खिलाफ अब मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। भाई मेरा सवाल ये है कि ये दोबारा केसेस क्यों आते हैं? क्या यहाँ पर भी कन्वेंशन का बहुत ज्यादा मसला है? लॉज मौजूद हैं, लॉज की इम्प्लीमेंटेशन मौजूद नहीं है, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमारी हेल्थ को, हमारे बच्चों की हेल्थ को, हमारे बड़ों की हेल्थ को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। इस वक्त क्या सिचुएशन है और क्या किया जाना चाहिए? कैसे हम खुद अपने आप को महफूज रख सकते हैं एक दूध से जो कि ठीक नहीं है हमारी कंजप्शन के लिए? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फूड एक्सपर्ट हैं मोहसिन भट्टी साहब, आप सब उनको जानते हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली जब भी हमारी आपसे बात होती है ना तो हम इसी तरह की कोई खबर शेयर कर रहे होते हैं कि देखें जी वहाँ पर दूध ठीक नहीं है, वहाँ पर गोश्त ठीक नहीं है, वहाँ पर चिकन ठीक नहीं मिल रहा। तो आज भी ज़रा इसी बारे में बताइए, हमने ठीक नहीं होना है? अभी तक जितनी खबरें आती रहती हैं, क्या लग रहा है आपको? वालेकुम सलाम आयशा और अनम, बिल्कुल हमने ठीक होना है, और ये जो पकड़े जा रहे हैं ये ठीक होने की निशानी है। अब देखें कि आपने अभी 15,000 लीटर की बात की है, तो ये 15,000 लीटर से ज्यादा पर डे रोजाना पकड़ के जाया किया जा रहा है। अब तक लाखों लीटर बल्कि मिलियंस ऑफ लीटर जो मुजरे से दूध था उसको पकड़ के तो नालों में बहा दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि महकमे जाग रहे हैं, वो इनकी हर कोशिश को नाकाम बना रहे हैं। यहां पे मुख्तलिफ हरबे आजमाए जाते हैं दूध की स्मगलिंग के। दूध की स्मगलिंग यानी उन फैक्ट्रियों से लेकर बड़े शहरों तक जहां पे कंजम्पशन ज्यादा है, वहां पे मुख्तलिफ तरीके आजमाए जा रहे हैं, और रात के मुख्तलिफ पैरों में ये कार्रवाइयाँ होती हैं, मुख्तलिफ घरों में होती हैं, मुख्तलिफ हवेलियों में होती हैं, और ऐसे ऐसे साइंसदान आ चुके हुए हैं कि जो नित नए तरीके इख्तियार करते हैं। यानी आप ये भी देख लें कि ऐसे लोग भी आ चुके हैं जो अगर एक शॉपिंग बैग लेके जा रहे हैं, उस शॉपिंग बैग में उन्होंने कोई 1 मन दूध का सामान रखा हुआ है, दूसरे शॉपिंग बैग में उन्होंने को 5 मन दूध का सामान रखा हुआ है। यानी इतनी थोड़ी मिकदार में इस तरीके से दूध बनाने का सामान लेके जा रहे हैं कि इनको अब पकड़ना, आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इदारे और महकमे काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है, हम इस तरह के इदारों को और महकमों को अप्रिशिएट भी करते हैं कि किसी लेवल पर चले काम तो हो रहा है, लेकिन अगर सजा का डर हो इन लोगों को तो ये काम दोबारा हो ना। कितने लोगों को, क्या परसेंटेज है जिनको सजा होती है इस तरह के काम पर या सील किया जाता है, वो भी थोड़ा सा अगर आप शेयर कर दें। अच्छा, उसमें ये होता है कि पंजाब फूड अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो पंजाब फूड अथॉरिटी तो ये कर सकती है कि इनको वहां से पकड़ लेती है, इनकी वहां से सारी मशीनरी भी उठा लाती है।
अच्छा। और इनकी वो गाड़ियां जो कि मिलियंस रुपए की हैं, जिनके ऊपर वो टैंकर लगे हुए हैं, वो ला के पंजाब फूड अथॉरिटी वो भी अपने पास रोक लेती है, वो भी इनको वापस नहीं देती है अनलेस के ये अदालत से ऑर्डर लेके आ जाए। तो अब वो सारी चीजें पकड़ के पंजाब फूड अथॉरिटी इनको फाइनेंशियली अच्छा खासा डज पहुंचाती है। इनका जो हजारों लीटर दूध का टैंकर होता है वो भी बहा दिया जाता है। तो यानी अच्छी खासी इनको वहां पे चोट तो लगती है, लेकिन उसके बाद पंजाब फूड अथॉरिटी ये पकड़ के डेंट जो है ना वो इतना गहरा नहीं होता ना कि इनको वो दोबारा करने से रोक सके। कोई ऐसी चोट फिर देनी चाहिए या ऐसा डेंट देना चाहिए कि ये दोबारा कर ही ना सके। मुझे लगता है कि लॉज अगेन मौजूद हैं, लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, ये कन्विक्शन जो है ना उसका परसेंटेज बहुत हद तक कम है। अच्छा, अब हम ये तो कर सकते हैं एटलीस्ट कि हम जो जहाँ से खरीद कर लेकर आ रहे हैं हमें पहचान होनी चाहिए कि कौन सा दूध ठीक है और कौन सा दूध ठीक नहीं है। तो जरा गाइड कर दीजिए, थोड़ी रहनुमाई कर दीजिए कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि कौन सा दूध ठीक किसी दुकान से मिल रहा है या कौन सा दूध ठीक नहीं है। देखिए, एक ऑप्शन तो पंजाब वाले इस लिहाज से खुश नसीब हैं कि पंजाब के किसी भी शहर में पंजाब फूड अथॉरिटी के दफातर हैं, हर जिले में है। अच्छा, वहां पे गाड़ियां भी हैं, वो उधर अपना सैंपल ले जाके चेक करा सकते हैं। ठीक है, ठीक। लेकिन ये पंजाब से बाहर वालों को ये सहूलत हासिल नहीं है। तो हम पंजाब फूड अथॉरिटी वालों, जो पंजाब वाले हैं वो तो इससे फायदा उठा सकते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं जो बाकी पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, आपका प्रोग्राम तो पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, तो उनके लिए बड़ा आसान तरीका है कि जो दूध आपके घर में आता है, अगर तो वो दूध रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ है, आपके किचन में पड़ा हुआ है, आपने उसको अभी उबाला नहीं है, अभी फ्रिज में नहीं रखा, कच्चा रखना है आपने उसको कोई 3-4 घंटे के लिए। अच्छा, अगर तो वो दूध रूम टेम्परेचर पे 3-4 घंटे पड़ा रहने के बाद फट जाता है, तो आप खुश हो जाएं कि वो दूध था, उसमें वो फार्मोलिन नहीं डाली गई थी जो लाशों को अनूत करने के काम आती है, उसमें वो यूरिया नहीं डाली गई थी, उसमें वो केमिकल नहीं डाले गए थे जो 3-4 घंटे का आप कह रहे हैं सर्दियों बैक्टीरिया को मार देते हैं। सर्दियों और गर्मियों दोनों के लिए 3-4 घंटे रखेंगे। गर्मियों में जरा जल्दी जी, नॉर्मली होता है ये है कि हमारा रूम टेम्परेचर होता है को 25-26 मैक्सिमम 30। रूम टेम्परेचर गर्मियों में बढ़ जाएगा तो गर्मियों में इसका दौरानिया कम हो जाएगा, गर्मियों में 3-4 घंटे की बजाय 2 घंटे में फट जाएगा। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि फर्ज किया 3-4 घंटे वहां पड़ा रह गया और नहीं फटा, लेकिन आपने उसे उबालने के लिए रखा है तो वहां पे फट गया, तो भी आप खुश हो जाए कि वो कम से कम दूध था, उसमें पानी की मिलावट हो सकती है, लेकिन उसमें केमिकल नहीं था। मोहसिन साहब, एक तो चीज आपने बता दी कि 2-3 घंटे के लिए दूध को रख के देख लें, इसके अलावा भी कुछ बताएं ना जिससे हम पहचान सके दूध को। जी जी, दूसरा तरीका यह है कि आप इसका दही जमाएं। अच्छा, अगर दही जम जाता है तो इसका मतलब यह था कि वो दूध है, उसमें केमिकल नहीं डाले गए हैं, क्योंकि जो फार्मोलिन है ये दूध में मौजूद बैक्टीरिया जो कि इंसानी सेहत के लिए अच्छा है उसको भी खत्म कर देता है, और दही जमने के लिए बैक्टीरिया चाहिए होता है। अगर बैक्टीरिया है, दही जम गया है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें वो नहीं है, केमिकल नहीं है। आप यहां से भी तसल्ली कर सकते हैं। उसके बाद फिर यह है कि इसमें एक और मिलावट होती है, वो होती है पाउडर की मिलावट। ठीक, अब वो पाउडर, खुश्क दूध पाउडर से तो एक अलहदा जाली दूध बनाया जाता है, वो एक अलहदा साइंस है। लेकिन ये जो पाउडर होता है आमतौर पे इसमें स्टार्च मिलाई जाती है। ये जो स्टार्च होती है इसको आप समझ लें कि अरारोट है, जो हम कपड़ों को माया लगाते हैं, ये वो है। अच्छा, तो आप उसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि इसमें पायोडीन के चंद कतरे डाल दें। अच्छा, ये जो पायोडीन हम जख्मों पे लगाते हैं, ये जैसे ही उसके अंदर लगाएंगे तो उस दूध का कलर जो है वो पर्पल या नीले रंग का, नीलाहट माइल हो जाएगा। ठीक है। अगर तो उसका रंग नीला सा हो जाए, आगे थोड़ा पर्पल की तरफ जाना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि उसमें पाउडर की मिलावट थी। आप यहां से चेक कर सकते हैं। फिर आप ये कर सकते हैं कि आप उस दूध को एक बीटर लें, बीटर लेके उसको अच्छी तरह बीट करें, जैसे मदानी होती है, ठीक है, आप उससे अच्छी तरह बीट करें, इसके ऊपर झाग आ जाएगी। अच्छा, अब जो कुदरती दूध की झाग है वो फौरी तौर पे थोड़ी देर बाद ही ना उसके बबल्स जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे,
लेकिन जिसमें डिटर्जेंट मिलाया गया होगा, वॉशिंग पाउडर मिलाया गया होगा, उसके बबल्स बहुत देर तक रहेंगे, उसकी झाग बड़ी गाढ़ी बनेगी और ज्यादा देर तक मौजूद रहेगी। तो आप वहां से चेक कर सकते हैं कि इसमें मैं फिर एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगी। आप जब भी आते हैं ना, मेरा कुछ ना कुछ बंद करवा के जाते हैं खाने पीने की चीजों के अंदर। अब आप आज से दूध बंद कर रही हैं? अच्छा, मैं दूध तो वैसे वो टेट्रा पैक वाला बंदा ले लेता है, लेकिन अगेन ये ज्यादा खतरनाक इसलिए कि बच्चे जो हैं इसको कंज्यूम कर रहे होते हैं, और छोटे बच्चे अगर इस तरह की चीजें कंज्यूम करेंगे तो आई डोंट नो उनकी फिर वो मैल न्यूट्रिशन भी हो जाएंगे, ये हम कर सकते हैं। हाँ। लेकिन भट्टी साहब, तो फिर किया क्या जाना चाहिए? एक तो आपने बता दिए ये सारे तरीके कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको मिल ही नहीं रहा है कहीं से दूध, तो फिर क्या आप इसके बगैर ही गुजारा करें, वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप एक ऐसी चीज को कंज्यूम करें जो कि हार्मफुल है आपकी हेल्थ के लिए? देखिए, अगर हम दूध की ग्रेडिंग करें तो सबसे बेहतर दूध तो वो है कि जो आप किसानों से या वो डेयरी फार्मर से आप भैंस के पास जाके खुद ले आए, जो आपकी आंखों के सामने धोया गया हो, तो सबसे बेहतर तो वो है। दूसरे नंबर पे आप जो पेस्चराइज दूध है, जिसकी लाइफ 3 से 4 दिन है, जो फ्रिज में रखा जाता है, दूसरे नंबर पे आप उसको रख लें। ठीक है, ठीक। वो दूध जो है वो उसमें वो उस तरीके से केमिकल नहीं होते हैं, वो दूध ट्रेसेबल होता है। उसको मुख्तलिफ अथॉरिटियां वक्तन फवक्तन रैंडमली चेक करती रहती हैं, और वो दूध को फ्रिज के बगैर रखेंगे तो दूध खराब हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वाला दूध काबिले भरोसा है। आप पेस्चराइज दूध जो है किसी भी ब्रांड का ले ले, तो वो आपको तसल्ली बख्श मिल जाएगा। है भट्टी साहब, जो हम होटल्स पे जाके पीते हैं, हम ढाबों पे जाकर बैठ अच्छा, अब वो अच्छा, हाँ, वो जो गाड़ी गाड़ी चाय है, गाड़ी गाड़ी चाय के पीछे जो दूध होता है नॉर्मली जो टी स्टॉल पे वहां पे तो वहां पे दूध उनका मखसूस आता है, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐड की होती है, बल्कि पत्ती तक में ऐड की होती है। दूध में तो बल्कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उसमें पोस्त के डोडे जो हैं वो उसमें डाल के दूध को उबाल लेते हैं। अच्छा, अब उसकी वजह से आपको चाय की एक खास एडिक्शन होती है। आप ये भी बता दें थोड़ा सा। हाँ, अच्छा, पोस्त के डोडे आप ये जिससे अफ्यून वगैरह बनती है, नशावर चीज है। अच्छा, अब वो जो पोस्त के डोडे हैं, ठीक, तो ये उसमें डाले जाते हैं, इससे एक नशा हो जाता है, इससे हमें उस खास चाय वाले की एक लत लग जाती है। हम उसके पास जाते हैं, कई चाय वालों के पास बड़ा रश होता है, और वो जो है उनकी चाय के लिए बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगती हैं। वो लोग क्या करते हैं, दूध में ये उबाल लेते हैं ऐसी कुछ चीजें, ये और इससे मिलती जुलती चीजें। मैं ज्यादा इसलिए भी नहीं बताना चाहता कि जो नहीं कर रहे वो करना ना शुरू कर दें, लेकिन बहरहाल ये कई जगहों पे होता है। आपकी एजुकेशन गलत इस्तेमाल ना हो जाए, आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना हो जाए कहीं, ये कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब। मोहसिन भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हमेशा की तरह जब भी वो आते हैं तो मैं तो डरती हूँ कि आज कौन सी चीज जो है ना वो बंद करने वाले हैं। लेकिन चाय छोड़नी है आपने, कम करनी है? मैं चाय इसलिए मैं पीती नहीं हूँ ढाबे के ऊपर ज्यादा जाके ना, लेकिन होती बहुत मजे की, इसके ऊपर हमें एग्री करना चाहिए। अगेन, सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं जिसकी वजह से सब एक तरह से हम कहते हैं कि बदनाम भी हो जाता है। तो भाई चेक कर लें अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी के ऊपर, जो भी चीज कंज्यूम करनी है। ढाबे पे कैसे चेक करें दूध को? अब चेक कराएं, कुछ निकालें, कुछ बीच में कुछ हल निकालें। भट्टी साहब कम से कम घर वाले का तो चेक कर सकते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे हम दीगर अहम सेगमेंट्स पर। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर हमें सब कुछ ज़्यादा चाहिए, चाहे वो ज़्यादा गाड़ियां हों, चाहे वो ज़्यादा रहने की जगह हों, चाहे वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, ज़्यादा कपड़े हों, या इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों के बारे में तो आज हम सेगमेंट कर भी चुके हैं कि पाकिस्तानी कहाँ पर स्टैंड करते हैं। लेकिन ये जो ट्रेंड है ये हमारे बारे में बताता क्या, और क्या ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही है या फिर पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह के ट्रेंड्स हमें नज़र आते हैं? तो हमने सोचा कि हम एक ऐसे ट्रेंड के ऊपर बात करते हैं जो कि 2010 के करीब शुरू हुआ था। इफ वी टॉक अबाउट द पर्सनल लाइफस्टाइल, मिनिमलिज्म। कौन लोग हैं जो मिनिमलिज्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं?
हमें क्यों करना चाहिए और इसके ताने बाने जाकर मिलते कहाँ पर हैं, और जो इसको फॉलो नहीं करते उनके माइंडसेट के बारे में हमने सोचा कि एग्जैक्टली उनके जहन में क्या चल रहा होता है, वो नफ्सियाती तौर पर किन मसाइल का शिकार मेरे ख्याल से तो हो ही जाते हैं, क्योंकि आपको कम में तो गुजारा है नहीं किसी चीज़ का, और हम एक दूसरे की देखा देखी बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए होते हैं, लेकिन यह ज़ाहिर है आपकी मेंटल हेल्थ को भी डैमेज कर रही होती है एट द सेम टाइम्स। ये मिनिमलिज्म जिसकी आयशा बात करी, ये सिर्फ कम चीज़ें रखने का नाम नहीं है, बल्कि बेहतर, बाशऊर और मुतवाज़न ज़िंदगी का इंतखाब भी है। ये ज़हनी और जज्बाती बोझ कम करने का एक फ़लसफ़ा भी है जो ये हमें सिखा रहा होता है कि कम में भी काफ़ी है, यहाँ तक भी काफ़ी है, ताकि इंसान अपनी तवज्जो उन चीज़ों पर लगा सके जो वाकई मीनिंगफुल हैं, जो उनके लिए इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मीनिंगफुल क्या चीज़ होती है? आपकी मेंटल हेल्थ, आपके घर का सुकून, आपके ताल्लुकात अच्छे होना और अपने अंदर की खुशी। यू नो, आप अपने आप से क्या बातचीत कर रहे हैं, किस क्वालिटी की कॉन्वर्सेशन आपकी अपने साथ हो रही है। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर मिनिमलिज्म के ऊपर बात कर लेते हैं, एंड देन जो मिनिमलिज्म को फॉलो नहीं करता, जो डीक्लटर नहीं करता है अपने घर को, अपने माइंड को, इंडल्जेंस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, उसकी उसमें और एक मिनिमलिज्म को फॉलो करने वाले दोनों की नफ्सियात में क्या फ़र्क है, उनकी साइकी में क्या फ़र्क है, और हमें ये क्यों करना चाहिए। और इसके लिए हमारे साथ आज 2 गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ फरीना उमर साहिबा मौजूद है जो कि माहिर नफ्सियात हैं, उनको हम वेलकम करते हैं शो में। फरीना, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ जूम कॉल पर मौजूद होंगे उमैर जलियांवाला जो कि लाइफ कोच भी हैं, और बड़े अच्छे तरीके से जब भी उनसे बात होती है ना तो वो बता कर जाते हैं कि वो खुद क्या सोचते हैं, एंड डेफिनेटली उनकी कही हुई बात का एक इम्पैक्ट भी होता है। उमैर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आगाज़ हम कर लेते हैं मेरे ख्याल से फरीना से। फरीना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आप खुद इसको फॉलो करती हैं, इस लाइफस्टाइल को, मिनिमलिज्म को? पहले नहीं कर रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे रियलाइजेशन होती जाती है, बिकॉज वी आर इन अ लर्निंग फेज, हम सब सीख रहे होते हैं कुछ अपने एनवायरनमेंट से, अपने इर्द गिर्द से, और जैसे जैसे मैंने लोगों को देखा है इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में बहुत से मसाइल आए हैं, तो अब मैंने थोड़ा सा इस ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर दिया हुआ है। इसको इससे फ़र्क क्या पड़ता है? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो नफ्सियात पे 2010 में इसको मैं पढ़ रही थी कि इसके ऊपर ज़्यादा फोकस और बाकायदा मूवमेंट के तौर पर इसको लाया गया, उससे पहले और उसके बाद में आपने ओवरऑल अभी तक क्या नोटिस किया, क्या फ़र्क आया? देखिए, अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ की, बिकॉज मैं क्योंकि एक क्लिनिकल सेटअप में काम करती हूँ ज़्यादा, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि इस चीज़ से बहुत सारे लोग, पहले हमें ये लगता था कि ये सिर्फ एक बड़ों का इशू है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अब मुझे ये भी अंदाज़ा होता जा रहा है कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, बच्चे भी इन मसाइल का शिकार होते जा रहे हैं। इवन के स्कूल गोइंग बच्चे, दे वांट एवरीथिंग। वो आप जाते हैं, वो पेरेंट्स से जिद करते हैं, अब पेरेंट्स की अफोर्डेबिलिटी इतनी हो या ना हो, फिर वो अपने आप को कंपेयर करते हैं अपने पीयर्स के साथ, तो वो घर में उनकी भी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही होती है, प्लस उनके पेरेंट्स भी इस चीज़ से अफेक्टेड है। ठीक है उमैर, मिनिमलिज्म को अडॉप्ट करना कितना बड़ा चैलेंज होता है, या उस तरफ जाना, या इतनी मैच्योरिटी अपने अंदर ले आना कि असल यही है, चीज़ों के पीछे भागना सही नहीं है? Yes, it is a challenge when you're used to a lot. जब आप बहुत सारी चीज़ों के used to हों और वो ना हो मैसर, तो ज़ाहिर है मुश्किल होता है। और क्योंकि हर इश्तिहार, हर सोशल मीडिया, हर इंस्टाग्राम और लोगों की बातचीत यही बता रही होती है कि अब उनके पास क्या आ गया है, तो उसके अंदर अपना रास्ता मुंतखब करना और ये एहसास करना कि हमें असल में वो तमाम चीज़ें नहीं चाहिए, हमें उनसे जुड़े हुए जज्बात चाहिए होते हैं, हमें वो फीलिंग चाहिए होती है। और जो हम असल में हैं, हम इस दुनिया में तो हैं, इस दुनिया के नहीं है। तो इस दुनिया के होते तो हमें ज़रूर वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और ज़िंदगी भर अच्छी लगती हैं, लेकिन हम नई चीज़ लेते हैं तो बोर हो जाते हैं, थोड़े से बाद और चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये इस तरफ इशारा है कि हमारी जो असल है वो असल में इन चीज़ों की तरफ कोई जो हमारी रूहानी सलाहियात हैं वो इन चीज़ों से कोई मुतासिर नहीं होती, और वो जज्बात, वो एहसासात ढूंढ रही होती हैं जो कि हम मिस कर जाते हैं उस इंफॉर्मेशन ओवरलोड में, उन चीज़ों के संभालने में। तो ज़रूर मुश्किल है। अगर आप बहुत सारी रास्ते में चीज़ें जमा करते हुए आए हैं, अब आपने डीक्लटर करना है, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी जिनके साथ आपकी अटैचमेंट है, तो मुश्किल तो होता है, लेकिन फायदा क्लैरिटी है, फायदा आसानी है, फायदा बचत है, और बहुत सारी चीजें जिस पे आपका जिस्म, दिल, दिमाग इस वक्त सर्फ हो रहा है, वो जब फारिग हो जाती हैं तो वो बेहतर चीजों की तरफ जाता है। अपने लेकिन शुरुआत कहाँ से करें ना उमैर, असल मसला ये, हम उस तरफ जाने का कहते तो हैं, बात तो करते हैं, लेकिन किसी बंदे को ये समझ नहीं आ रहा होता कि उस तरफ जर्नी लेके किस तरह से जानी, शुरुआत कैसे करनी है। Yes, that is hard। और एहसास की बात है। आपकी बातों सुन के मुझे कहानी याद आ गई कि एक शख्स बड़ा कारोबारी सूफी से मुतासिर था, तो उसके पास आ पहुंचा देखने के लिए कि वो कैसे रहता है। तो देखा तो सूफी की कोई भी चीजें नहीं थी, तो उसने सूफी से कहा कि आपका फर्नीचर किधर है?
तो सूफी ने उससे पलट के कहा कि तुम्हारा फर्नीचर किधर है? तो उसने कहा मैं तो यहाँ मुसाफिर हूँ। तो सूफी ने कहा मैं भी यहाँ मुसाफिर ही हूँ। तो जब ये एहसास हो जाता है, जब किसी को जाते हुए देखते हैं, जब अपनी बड़ी बड़ी चीजें जिन लोगों के लिए बनाई होती हैं जब वो साथ नहीं रहते, तो जरूर एहसास होता है कि मैंने ये क्यों किया और इसके बदले मैंने क्या खोया। फिर जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि हम ये एहसास करते हैं कि मैंने इस पूरी जिंदगी में कोई वक्त नहीं निकाला अपने रब के लिए, कोई वक्त नहीं निकाला अपने लिए, कोई वक्त नहीं निकाला अपने खास लोगों के लिए। और मैं क्या कर रहा था? मैं दौड़ रहा था, मैं भाग रहा था कि मैं कमा सकूं, ताकि मैं वो ले सकूं जिनसे मैं उन लोगों को खुश कर सकूं जो कि वैसे ही खुश होने वाले नहीं थे। तो एहसास आता है किसी ना किसी मोमेंट पे, जब आए तो उसको जरूर पकड़ लिया करें। उमैर, वो रेने डिकार्ड ने कहा था ना, आई थिंक देयरफॉर आई एम, लेकिन अभी सिचुएशन ये है या इस मार्केट प्लेस ने हमें ऐसा बना दिया है कि आई कंज्यूम देयरफॉर आई एम। हमारे होने का सबूत ये होता है कि हम कंज्यूम करेंगे, अच्छी चीज़ें लेंगे, ट्रेंड के मुताबिक चलेंगे, तो ही हम ठीक तरीके से चल सकते हैं। अच्छा फारीना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट आपके कपड़े ज़्यादा हैं या घर में सामान ज़्यादा है या नहीं, आपका माइंड जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको आपने प्रोसेस किस तरह से करना है। और हम एक ऐसे दौर में आए कि सोशल मीडिया हमारे चारों तरफ सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ डाटा है, उससे अपने आप को कैसे महफूज रखना है, स्पेशली जब ऑल द टाइम आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है और आपके बॉडी पार्ट एक तरह से वो बन चुके हैं, उसके बगैर नामुकम्मल महसूस करते हैं आप अपने आप को। और आप ये देखिए कि मोबाइल फ़ोन तो इतना नेसेसरी हो गया है अब लोगों के लिए कि वो जो है अगर वो ना हो उनके पास तो दे फील एजिटेटेड, दे आर लॉस्ट। एग्जैक्टली। तो आप एक गैदरिंग में भी बैठे होंगे तो मोबाइल फ़ोन आपके पास होगा, आपसे लोग बात कर रहे होंगे एंड यू आर बिजी विद समथिंग एल्स। और अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो उसमें हम देखते हैं, इवन आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लें तो वहाँ पे यू आर बम्बार्डेड विद सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, समटाइम्स इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू। और फिर उसके बाद हमारे पास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन उन लोगों के पास जा रही है जो कि उनके लिए अप्रोप्रिएट है भी या नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा देखें, आप अपना ईमेल बॉक्स ही खोल लें तो उसमें यू आर बम्बार्डेड विद सो मेनी ईमेल्स, इट्स फुल। लाइक आपको उसको देख के एंग्जाइटी होती है एंड यू स्टार्टेड स्क्रॉलिंग कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी है, देन यू हैव टू मेक इट अ स्टार ऑन इट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में somehow push कर देती हैं। अच्छा फरीना, वक्त हमारे पास कम है, एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, लेकिन मैं चाहूँगी जल्दी से आप ये बता दें कि एक आप इसके बगैर रह भी नहीं सकते, क्योंकि आपको दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। अगर आपने इसको बिल्कुल छोड़ दिया तो आप बिल्कुल ऐसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे, दुनिया के साथ चल नहीं पाएंगे। कितना टाइम आप ये समझती हैं कि एक हेल्दी टाइम जो है ना कंसीडर किया जा सकता है जो आप मोबाइल पर गुजार रहे हैं? आई थिंक मिनिमम आप जो मैक्सिमम, बल्कि अगर आप कहें तो 2 hours आर इनफ फॉर सोशल मीडिया इन अ डे, इन 24 hours। क्योंकि अगर हम इसको और कम कर लें तो वो मुश्किल हो जाएगा, अनरियलिस्टिक हो जाएगा। आपके बहुत सारे काम लोग लैपटॉप को प्रेफर नहीं कर रहे होते, लोग अपने ईमेल्स कर रहे होते हैं, लोग अपने बिजनेसेस सब कुछ इसी पे ही रन कर रहे होते हैं। तो इट्स मैक्सिमम 2 hours, मैक्सिमम 2 hours जो है वो हेल्दी कंसीडर किए जा सकते हैं, जिनके बगैर 8 hours ऑफ स्लीप with 8 hours of sleep, ये बड़ा जरूरी है। लेकिन हमारे यहाँ पे सिचुएशन ये है ना कि रात में आंख भी खुल जाए ना, मैं तो हम सबसे पहले फोन चेक करते हैं। आई एम गिल्टी एज वेल कि आपको आदत ऐसी हो चुकी है कि आप सबसे पहले फोन देखते हैं, किसी का मैसेज तो नहीं आया या कोई मेरे नोटिफिकेशन या व्यूज कितने बढ़ गए हैं, ये सब चीजें मैटर करती हैं। उमैर, इसके बारे में मैं पढ़ रही थी कि ये जब बहुत ज्यादा आपके इर्द गिर्द चीजें हों, आपके दिमाग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो, तो आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत ज्यादा मुतासिर होती है, आपकी इमेजिनेशन भी बहुत ज्यादा मुतासिर होती है, जो अल्टीमेटली आपको एग्जॉस्टेड भी कर देती है ऑल द टाइम, आप टायर्ड भी महसूस करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि आप ट्रेन भी करते हैं लोगों को, आप क्या उनको मशवरा देते हैं या किस तरह से उनको ट्रेनिंग देते हैं कि भाई आपकी क्रिएटिविटी भी मुतासिर ना हो, आपकी इमेजिनेशन भी मुतासिर ना हो, एट द सेम टाइम आप दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर भी चल सकें? जी, एक तो कदम मिला के चलने की जो रेस हमें ये भी सिखाई गई है, बिल्कुल ऐसे ही है, चलना है। और तो इस पे भी जरा गौर फिक्र जरूर करें, क्योंकि बड़े लोगों के कदम लोग दुनिया मिलाती है उनसे कदम, क्योंकि वो अपनी आवाज पे चलते हैं, सादा जिंदगी गुजारते हैं। जहाँ तक आपको बात आ रही है? जी मैं सुन पा रहे हैं जी। सो इस पे जरूर गौर फिक्र करें कि इतना कदम मिला के चलना कितना जरूरी है। और दुनिया के कदम तो बहुत हर दौर के सक्सेस की डेफिनेशन ये बन चुकी है ना उमैर, मसला ये है कि सक्सेस की डेफिनेशन ही अब ये हो चुकी है कि भाई अब दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे तो फिर आप कामयाब है, अदरवाइज आप कामयाब नहीं। मजमुए अगर खड़े हो जाते हैं सादा शलवार कमीज वालों के लिए,
अगर लोग एक रॉ सी वीडियो दुनिया की घूमी हुई वायरल हो जाती है, रॉ वीडियो होती है, वो कोई कैमरा इक्विपमेंट के साथ भी नहीं बनाई गई होती, और अगर लोग एक बिल्कुल ही आम चीज में एक बहुत ही अहम एहसास ढूंढ लेते हैं दुनिया भर के लोग, तो ये इस तरफ इशारा है कि लोग जानते हैं असल क्या है। लेकिन आपकी जो बात है कि हमने भागना है, हमने कुछ ना कुछ काम करना है, हमने इसी दुनिया में साथ चलना है, तो उसके लिए कितना जरूरी है ये फैसला आप जरूर करें, क्योंकि हद तो कोई नहीं है उसकी, लेकिन बेयर मिनिमम हर शोबे के लिए चाहिए, हर काम के लिए चाहिए। आपके सामने आप ब्यूंग चुल हान को आपने ज्यादा पढ़ लिया शायद आजकल ना, वो इसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा बोल रहे हैं कि भाई पहले तो ना हमें बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे सर के ऊपर होती थी, अब हमने खुद अपने सरों के ऊपर जो है ना वो मारने शुरू कर दिए हैं डंडे के, भाई कदम से कदम मिलाकर चलना है। लेकिन आई एग्री विद यू, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। जो आपकी दूसरी बात थी ना, देखें क्रिएटिविटी वाले लोगों के कमरे गंदे होते हैं, वो थोड़े से मेसी होते हैं, तभी वो कनेक्शंस बनाते हैं, लेकिन आप जिस गंदगी की बात कर रहे हैं ना, उसका ताल्लुक उस क्रिएटिविटी से नहीं है। यानी मैं जो बना रहा हूँ उसकी चीजें फैली हुई है ना मेरे इर्द गिर्द, उसके बारे में चीजें मैंने दीवारों पे लगाई हुई है और वो मेरे दिमाग पे सवार है, तो बहुत अच्छा है मेरी क्रिएटिविटी के लिए। लेकिन मैं बनाना जो चाह रहा हूँ, आपने मेरे दिमाग पे डाले में वो हालात, वो एक ग्लोबल मौजू जिसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो अब वो मुझसे मेरे उस तख्लीकी वक्त का अहम हिस्सा मुझसे ले रहा है और ना मुझे अलाउ कर रहा है इसको पूरे अंदाज में इस्तेमाल करने का, क्योंकि इसका इनपुट तो जितना भी मैं दे रहा हूँ वो प्रोसेस में तो जा रहा है, तो मैं इस कंप्यूटर पे क्यों ऐसी चीजें डाल रहा हूँ जिसका ताल्लुक नहीं है उस चीज के साथ जो कि मैं करंटली परफॉर्म कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप लोगों को देखेंगे कि वो शट डाउन होते हैं, वो तो पहाड़ों में जाते हैं, नॉइज बंद करते हैं ताकि वो अपनी आवाज और अपने काम आपने वो देखा होगा जिनको नोबेल इनाम मिला है बायोलॉजी में, वो उनसे राब्ता नहीं हो पाया क्योंकि वो घूमने के लिए आगे गए हुए थे और उनका मोबाइल फोन जो है वो बंद था, खुद यूज नहीं कर रहे। that was very interesting। लेकिन फिर भी लोगों ने ढूंढ के उनको इनाम दिया है, आप वो रेस जीत गए। मिसिंग पर्सन ना हो जाते ना, वो ना मिलते तो ये बड़ा जरूरी था। फारीना, नफ्सियात की हम बात कर रहे थे, ये जो मटेरियलिज्म का जो हमारे जहन में घुस चुकी है वो चीज़, वो बच्चों में भी बहुत ज़्यादा है। देखा देखी बच्चे भी वही फॉलो कर रहे होते हैं। एक बड़े की नफ्सियात और बच्चों की नफ्सियात में क्या फ़र्क होता है जब आप चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं? अगर हम इसको कंपैरिजन, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। लाइक हर एक की अपनी एज की एक डिमांड होती है स्पेसिफिकली, और बच्चों ने ये चीज़ें कहाँ से सीखी हैं? दे आर लर्निंग फ्रॉम अस ना, हम ही तो उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बिकॉज वी आर इन अ रेस टू गेट मोर एंड मोर एंड मोर, तो वो भी इसी रेस का पार्ट बन गए हैं हमारे पीछे। तो इसमें लेकिन ये है कि उनके जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं ना वो हमसे ज़्यादा हैं, ठीक है। वी हैव सम फ्रेंड्स, हमारी तो फ्रेंडशिप्स भी हैं, हम शेयर भी कर लेते हैं कभी कभार किसी से, लेकिन बच्चों में अब ये चीज़ें नहीं है। दे प्रेफर देयर ओन स्पेस, वो अकेला रहना चाहते हैं, वो किसी से शेयरिंग नहीं करते, तो उनकी मेंटल हेल्थ को, उनकी क्रिएटिविटी को ये ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो ये भी तो हम ही रिस्पॉन्सिबल है ना, जो पेरेंट्स है वही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उनको वो सारे गैजेट्स हमने ला कर दिए हैं, हर चीज़ की बहुतात जो है वो हमने ही उनको लगा के दी है, और हम खुद उस मटेरियलिज्म की रेस में इतने ज़्यादा आगे जा चुके हैं ना कि वी हैव नो टाइम फॉर आवर किड्स एज वेल। और हम अक्सर अपने शो में जब भी बच्चों के ऊपर कोई भी सेगमेंट होता है तो ये बात करते हैं कि बच्चे वो नहीं करते जो आप उनको कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, वो देखकर ज़्यादा सीख रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त ये सिचुएशन है कि मिनिमलिज्म को जो फॉलो कर रहा है उसकी ज़िंदगी कुछ हद तक सहल है, चाहे वो दूसरों के लिए सहल लग रही हो या दूसरे उसको बेवकूफ़ समझ रहे हो, लेकिन यू डोंट नो कि उसके माइंड के अंदर कितना वो काम फील कर रहा होता है। फारीना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन करने के लिए। उमैर जो है हमारी बातचीत के दौरान ही वो जा चुके हैं, तो उनका भी मैं गायबाना तौर पर शुक्रिया अदा कर देती हूँ। उमैर, थैंक यू सो मच। वक्त हो चुका है ख़त्म जनाब प्रोग्राम का, इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। आई होप आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी बेहतरी तो इसको देखकर आई जाएगी जो इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।